आप तमाम जमात को हमारे चारों चैनल्स की तरफ से या अली मदद, मौला अली मदद। आज का हमारा टॉपिक 4000-5000 BC से शुरू होती है और 12th सेंचुरी CE यानी 1100s तक आती है। जी हाँ, ये इस्माइली फ्लैग की बात हो रही है, जिसमें इसकी तारीख इस्लाम से पहले, इस्लाम जब आया तब, फैतिमिद पीरियड और एलमोथ निज़ारी पीरियड में इस्माइली फ्लैग की हिस्ट्री है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वही एक रिक्वेस्ट कि हमारे चारों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने व्हाट्सएप फैमिली फ्रेंड्स के ग्रुप्स में शेयर करें। चलें बढ़ते हैं आगे। तो आइए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। ये परचम, ये झंडा आखिर है क्या चीज़? मतलब बुनियादी तौर पर तो ये कपड़े का एक टुकड़ा है जो एक डंडे से बंधा होता है। जी, लेकिन इस सादा सी चीज के पीछे हजारों साल की तारीख है और ये सफर लफ्जों से ही शुरू होता है। लफ्जों से? वो कैसे? जैसे अंग्रेजी का लफ्ज है फ्लैग। ये पहली बार 1500 में सुनने में आया है और माना जाता है कि इसकी आवाज वैसी है जैसे हवा में कपड़ा लहराता है, फर फर। अच्छा, तो इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक आवाज। बिल्कुल। और फिर एक और लफ्ज है बैनर, जो लैटिन लफ्ज बैंडम से आया है, जिसका मतलब है एक निशान। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख्तलिफ तहजीबों ने इसको अपने अलग अलग नाम दिए हैं। सही। जैसे अरबी में अलम है, जिसका मतलब है निशान। फिर लिवा और राया भी हैं। फारसी में द्रफ्शा है और तुर्की में बायराक। तो हर कल्चर ने इसे अपनी जुबान में एक खास पहचान दी। जरूर। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे। तुर्की जुबान में एक लफ्ज है संजाक, जिसका मतलब तो झंडा है, मगर ऑटोमन एम्पायर में संजाक एक पूरे सूबे या प्रोविंस को कहते थे। वाह, यानी झंडा सिर्फ निशानी नहीं था, वो खुद हुक्मरान का इलाका बन गया था। बिल्कुल, जहाँ झंडा वहाँ हुकूमत। तो ये कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ? कितना पुराना है ये सफर? हम बात कर रहे हैं करीबन 5000 साल पुरानी। सबसे कदीम मिसालों में से एक कदीम मिस्र से मिलती है, नारमेर पैलेट पर। 4000-5000 BC, ये तो बहुत पुरानी बात है। जी, उस पत्थर की तख्ती पर कुछ लोग दिखाए गए हैं जो डंडों पर मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें उठाए चल रहे हैं। ये झंडे की इब्तिदाई शक्ल थी। तो इसका मतलब ये है कि झंडे का पहला काम लोगों को इकट्ठा करना नहीं बल्कि एक बुलंद मकसद की नुमाइंदगी करना था। बिल्कुल। उनका मकसद शुरू से ही मजहबी और रूहानी था। वो उनके देवताओं की अलामत थे। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ मिस्र में था? हरगिज नहीं, ये एक आलमगीर इंसानी रिवायत लगती है। अगर हम हिंद जर्मैनिक कल्चर की तरफ देखें तो अथर्व वेदा में देवताओं की फौज को सूर्य केतु कहा गया है। सूर्य केतु यानी वो जिनके पास सूरज का झंडा है? बिल्कुल। महाभारत में एक हीरो को वनारक केतना यानी बंदर के झंडे वाला कहा गया है और जरतुश्ती लोगों की मुकद्दस किताब अवेस्टा में गौस ध्रवसो या गाय के झंडे का जिक्र मिलता है। तो ये सिंबल्स थे, सूरज, बंदर, गाय, ये पहचान थे। जी, ये कदीम दौर का ब्रांडिंग था। आप तसव्वुर करें जंग के मैदान का, हर तरफ शोर और धूल है। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके लोग कहाँ हैं? आप ऊपर देखेंगे। सही, आपको अपने कबीले का निशान, एक औकाब, एक भेड़िया नजर आएगा। रूमी तो कम से कम 6 मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करते थे। ये आपका GPS था, आपका रैलिंग पॉइंट था। ये मिसाल तो जबरदस्त है, टीम ईगल बनाम टीम वुल्फ। बिल्कुल। लेकिन ये सब तो डंडों पर बनी हुई मूर्तियां या निशान थे। वो कपड़े वाला झंडा जिसे हम आज जानते हैं, वो कहाँ से आया? और यहाँ तारीख एक दिलचस्प मोड़ लेती है। अक्सर माना जाता है कि वो झंडा जिसे हम जानते हैं, उसे यूरोप में मुसलमानों ने सलीबी जंगों के दौरान मुतारिफ करवाया। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा अहा मोमेंट है। जी, ये कपड़े को सीधा नेज़े से बांधने का अंदाज खास तौर पर अरब रिवायत से मंसूब किया जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें इस कहानी के अगले हिस्से के लिए सीधा इस्लाम से पहले के अरब की तरफ देखना होगा। जी बिल्कुल। इस्लाम से पहले अरब में कबायली जंग आम थी। मकसद अक्सर माले गनीमत या बदला होता था और इन जंगों में झंडा एक मरकजी किरदार अदा करता था। और इसकी जिम्मेदारी किसके पास थी? क्या कोई भी झंडा उठा सकता था? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा एजाज था। मक्का में ये जिम्मेदारी कुरैश के एक खास कबीले बनु अब्दुलदार के पास थी। अच्छा। तारीख बताती है कि कुसै इब्ने किलाब ने कुरैश को लिवा दिया, एक सफेद कपड़े का टुकड़ा जो एक नेज़े से बंधा था। जब जंग का ऐलान होता तो ये झंडा काबा के पास दारुन नदवा
यानी काउंसिल चैम्बर में लहराया जाता था। तो ये सिर्फ एक फौजी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि एक सियासी और समाजी ओहदा था। ये बहुत अहम ओहदा था। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि काबा से वाबस्ता 5 सबसे बड़े ओहदे थे। कौन से 5? एक तो हाजियों को पानी और खाना फराहम करना, दूसरा फौजी कमान, फिर काबा की हिफाजत, काउंसिल की सदारत और 5वां सिवा यानी झंडा उठाना। यानी झंडा उठाने का ओहदा फौजी कमांड और काबा की हिफाजत के बराबर समझा जाता था। जी बिल्कुल। इस पर कबायली तनाजात भी हुए। ये इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि ताकत की एक वाज़े अलामत थी। तो इस मजबूत रिवायत के साथ जब इस्लाम आया तो इसमें क्या तब्दीली आई? पैगंबर इस्लाम ने इस रिवायत को कैसे अपनाया? यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। मदीना की इस्लामी रियासत ने इस रिवायत को बरकरार रखा, लेकिन उसे एक नया मकसद दिया। अरबी ज़राए 2 किस्म के झंडों में फर्क करते हैं, लेवा और राया। ठीक है, लेवा और राया। तो इनमें फर्क क्या था? इसे ऐसे समझें, लेवा गोया रोजमर्रा की मुहिम का झंडा था। ये सफेद रंग का होता था। लेकिन रायत यानी राया की जमा वो मुकम्मल जंग के झंडे थे। अच्छा, तो एक मिशन का सिग्नल है, हाँ। दूसरा जंग का ऐलान। बिल्कुल। और हर कबीला अपने झंडे के नीचे लड़ता था। हाँ। लेकिन पैगंबर इस्लाम का अपना एक मरकजी झंडा था। हाँ। जो अक्सर सब्ज रंग का होता था। और इसका इस्तेमाल कैसे होता था? जब भी मदीना में किसी फौजी मुहिम की तैयारी होती तो पैगंबर अपना सब्ज झंडा मस्जिद नबवी में गाड़ देते थे। ये एक कॉल टू एक्शन था, एक इशारा कि सब मुसलमान वहां जमा हो जाएं। और झंडा देना, किसी को झंडा सौंपना, इसका क्या मतलब होता था? झंडा देना कमांड सौंपने के बराबर था। जिस शख्स को झंडा दिया जाता वो उस लश्कर का कमांडर होता। ठीक। और तारीख में ये एजाज अक्सर एक खास शख्सियत को मिलता नजर आता है। जंगे बदर में इसकी बेहतरीन मिसाल मिलती है। वहाँ 3 झंडे इस्तेमाल हुए। 3 झंडे? जी, एक अंसार का, एक मुहाजिरीन का, लेकिन सबसे बड़ा मरकजी झंडा जिस पर औकाब का निशान था वो अली इब्ने अबी तालिब के हाथ में था। और ये सिलसिला जारी रहा, उहुद, खैबर, फतह मक्का। बिल्कुल। तमाम अहम जंगों में झंडा बरदार का किरदार बहुत अहम रहा और अक्सर ये जिम्मेदारी अली इब्ने अबी तालिब को ही दी गई। खैबर की फतह का वाकया तो खास तौर पर मशहूर है। तो इस सब्ज झंडे को, इस रिवायत को कौन सी सल्तनत थी जिसने पूरी अजीमो शान एम्पायर का ब्रांड बना दिया? इस सवाल का जवाब हमें सीधा फातिमी दौर में ले जाता है। फातिमियों ने सब्ज रंग को अपनी सल्तनत के रंग के तौर पर चुना। और ये सिर्फ एक रंग का इंतखाब नहीं था। नहीं, ये सियासी और मजहबी ब्रांडिंग का एक शाहकार था, एक मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक? वो कैसे? देखें, उस वक्त उनके सबसे बड़े सियासी हरीफ बगदाद में अब्बासिस थे, जिनका रंग स्याह था। अच्छा। तो सब्ज रंग, जो पैगंबर से मंसूब था, को अपनाकर फातिमियों ने गोया पूरी इस्लामी दुनिया में एक वाज़े ऐलान किया कि पैगंबर के असल जानशीन वो हैं। यानी ये उनकी लेजिटिमेसी का एक विजुअल दावा था। बिल्कुल। और उन्होंने इसे पूरी तरह इंस्टीट्यूशनलाइज किया। एक पूरा डिपार्टमेंट कायम किया जिसका नाम था खजीनत अल-बुनूद, झंडों का खजाना। झंडों का खजाना? वाह। जी, यहाँ जंगी और सरकारी तकरीबात के लिए झंडे बनाए जाते थे जिन पर कुरानी आयात लिखी होती थीं। उनका सबसे अहम झंडा लिवा अल-हम्द या तारीफ का झंडा कहलाता था। और इन झंडों का इस्तेमाल आम जिंदगी में कैसा था? फातिमी दौर के जुलूस अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर थे। काहिरा में नौरोज, ईद अल गदीर या आइमा की सालगिरह जैसे त्योहारों पर पूरा शहर सब्ज फातिमी झंडों से सज जाता था। तो सब्ज रंग उनकी सकाफत और पहचान का हिस्सा बन गया था। बिल्कुल। तो सदियों तक सब्ज रंग इस्माइली पहचान का मरकज रहा। फातिमियों के बाद जब मरकज मिस्र से ईरान के पहाड़ों में अलमूत मुंतकिल हो गया, वहाँ क्या हुआ? जब हसन सब्बाह ने 1090 में अलमूत में निजारी इस्माइली रियासत कायम की तो उन्होंने इस रिवायत को जारी रखा। अच्छा, तो सब्ज झंडा वहाँ भी था? जी, रिवायत के मुताबिक जब उन्होंने अलमूत का किला फतह किया तो उस पर सब्ज झंडा ही लहराया। सदियों तक ये सिलसिला चलता रहा। सदियों तक? इस जुमले से लगता है कि कुछ बदलने वाला है। बिल्कुल। यहाँ तारीख का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। साल था 1164। अलमूत में इमाम हसन अला ज़िक्रिही अस्सलाम ने क़ियामत अल कुबरा
یعنی عظیم قیامت کا اعلان کیا۔ یہ ایک بہت بڑا روحانی اور نظریاتی انقلاب تھا۔ جی، اور اس انقلاب کو ظاہر کرنے کے لیے علامات بھی نہیں تھیں۔ کیا مطلب؟ جھنڈوں میں کیا تبدیلی آئی؟ اس تاریخی دن ممبر کے چاروں کونوں پر 4 بڑے جھنڈے نصب کیے گئے، ایک سفید، ایک پیلا، ایک سبز اور ایک سرخ لال رنگ کا جھنڈا۔ جی، سرخ۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسماعیلی سمبلزم میں اتنے سارے رنگ ایک ساتھ مرکزی حیثیت میں نظر آئے۔ سبز جھنڈا اب بھی وہاں تھا، لیکن اب اس کے ساتھ دوسرے رنگ بھی تھے، خاص طور پر سرخ رنگ۔ اس کی کیا اہمیت تھی؟ دیکھیں، سرخ رنگ ہمیشہ سے طاقت، قربانی اور انقلاب کی علامت رہا ہے۔ اس موقع پر سرخ جھنڈے کا استعمال اس بات کا اعلان تھا کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو علامت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رنگ کی روایت سے رنگوں کے ایک اسپیکٹرم کی طرف سفر ہوا۔ بالکل، لیکن سیاسی حیثیت سے جھنڈے کی اہمیت ویسی ہی رہی۔ اسماعیلی جھنڈا ہمیشہ اختیار اور لیجٹمیسی کی علامت رہا۔ حج کے قافلوں میں بھی اسماعیلی جھنڈے کی موجودگی ان کی سیاسی حیثیت کی نشاندہی کرتی تھی۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو سمیٹیں تو ہم نے ایک سادہ سے کپڑے کے ٹکڑے کو 5000 سال میں بدلتے دیکھا۔ یہ قدیم مصر میں دیوتاؤں کا نشان تھا، رومی لشکروں کے لیے ان کا GPS بنا، مکہ میں عزت کی علامت، پیغمبر کے لیے اتحاد کا ذریعہ، پھر فاطمیوں کے لیے ایک سلطنت کا برانڈ، اور آخر میں علامت کی چوٹیوں پر ایک روحانی انقلاب کا اعلان بن گیا۔ ہر دور نے اس کی کہانی میں ایک نیا باب شامل کیا۔ بالکل، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، جس طرح علامت میں صدیوں پرانی سبز روایت کے ساتھ سرخ، سفید اور پیلے رنگ شامل ہوئے، یہ اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ وقت کے ساتھ سمبلز کیسے بدلتے ہیں۔ آج کسی بھی کمیونٹی کے لیے یہ رنگ، خاص طور پر سبز اور سرخ، کیا معنی رکھتے ہیں؟ ایک رنگ جو وراثت اور تاریخ کی نمائندگی کرتا ہے، اور دوسرا جو قربانی اور انقلاب کی۔ یہ دونوں رنگ مل کر ان کی پہچان کی کہانی کیسے بیان کرتے ہیں؟